पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12। उन्होंने इसमें ये कहा है बेटा कि जो P है आपका, P जब उसका हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, मेटेलिक हाइड्रोजनेशन, तो वो ये बना रहे हैं। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि उसका कार्बन का स्केलेटन तो ये होगा। उन्होंने साथ में ये कहा कि X एक रिएजेंट है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में उन्होंने उसका ऑक्सीडेशन करा दिया है, ठीक है। और C9H12 दिया है, तो इसका DU जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है 4 DU है C9H12 का, जो आप P लेके चले हो। इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया, तो ये हमको C8H12O6 ऑप्टिकली एक्टिव एसिड देता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड देता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बेटा A और C में हम लोगों को P दे रखे हैं, तो हम उनको शुरू करते हैं लेके। उन दोनों का ही हाइड्रोजनेशन कराने पर आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब या तो P ये हो सकता है या फिर ये P ये हो सकता है। उन्होंने कहा रिएजेंट ये क्या है, जिसके बाद फिर ये किया है, और साथ में बी ऑप्शन में X लिखा है, पैलेडियम चारकोल क्विनोलिन H2 यानी लिंडलर कैटलिस्ट। यानी लिंडलर कैटलिस्ट सही होगा, क्योंकि X रिएजेंट लोगे तो दोनों में ही उसने इसको एल्कीन बना दिया होगा। तो यानी आपका बी ऑप्शन तो सही आ गया। बी ऑप्शन आपका आंसर सही आ गया कि भाई लिंडलर कैटलिस्ट ने एल्काइन को एल्कीन में बना दिया, और इस एल्कीन पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे KMnO4 के साथ में, तो KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां से भी और यहां से भी बॉन्ड टूट जाएंगे। उसके यही आपको पकड़ना है इस सवाल को कि उसने ये बोला है ऑप्टिकली एक्टिव एसिड मिलता है। अगर हम यहां पर लेते हैं तो ये यहां पर COH मिला बेटा, यहां पर ये COH मिला, यहां पर ये COH मिला। तो यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिला क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है और कहीं भी कायरलिटी नहीं है। इसका मतलब आपका ए आंसर नहीं आ सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन को। जब आपने इसको ऑक्सीडाइज किया यहां से, तो ये आपको COH मिला, यहां से आपको ये COH मिला, और यहां से आपको ये COH मिला। तो इसमें आपको यहां पर कोई एक कार्बन कम कर दिया इसमें। हाँ, अपन ने एक कार्बन कम कर दिया, यहां पर ये गलती हो गई। ये CH2 के बाद COH है बेटा, ऐसे। तो ये कार्बन हमको कायरल मिल रहा है बच्चे। तो ये आपका आंसर यानी ये वाला सही हो गया। यानी सी ऑप्शन आपका P क्या हो गया, ये क्लियर हो गया, ये आपका P हो गया, और उसके बाद ये आपका P हो गया, और ये आपका हो गया Q। लेकिन Q उसने पूछा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ रिएक्शन कराई है P की, यानी इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ कराई है। और इसके लिए अपन जगह बना लेते हैं P की रिएक्शन फर्दर कराने के लिए। P की रिएक्शन फर्दर क्या कराई है उन्होंने कराई है बेटा NaNH2 के साथ। तो यहां पर माइनस आ गया। उसकी रिएक्शन एसिटोफिनॉन के साथ कराई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। CH3 और PH। नेक्स्ट में H3O+ के साथ हीट किया है, तो यहाँ H3O+ हो गया, और हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के टाइम पर हमको, डिहाइड्रेशन के बाद हमको मिलना चाहिए यहाँ पर E1 के बाद ये मिलना चाहिए। तो R में ये पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है, तो D ऑप्शन नहीं होगा। देखो आप, उन्होंने जो दे रखा है D ऑप्शन बेटा, वो ये दे रखा है, देखो इसमें दिख ही रहा है आपको। खैर, D ऑप्शन जो दे रखा है और इसको देखो, दोनों में पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B और C। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पेपर 2।
दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका ग्राफ, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्टली देखने से क्लिक नहीं करता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करें। और आई थिंक ये जो आईटी ने ग्राफ दिया है उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है। पहली चीज़ जो गलत है वो तो ये कि दे हैव, यहाँ पर जब ग्राफ स्टार्ट हो रहा है दे हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 13 एंड इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 13 से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न कि जो ग्राफ इस तरीके से बनाया हुआ है 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13 से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 13 से स्टार्ट हुआ तो द POH इनिशियली विल बी 1, ये इनिशियल POH है, और इनिशियली हमारे पास है वीक बेस, जो वीक बेस है B, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, और अगर 0.1 m पे POH 1 है तो इट हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, तभी तो उसका POH OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.1 और POH आएगा 1। तो पहली चीज़ तो इस पॉइंट को तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वरना हमारा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन का आंसर लाने का तरीका ये होगा कि अगर हम इसके इक्विवेलेंस पॉइंट को देखें, ये पर्टिकुलरली इन्होंने मैंशन किया है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो है 6 ml। इसका मतलब हुआ कि 6 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। तो equivalence point is on addition of 6 ml of strong acid HA। क्योंकि equivalence point 6 ml पे आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि half equivalence point will be at 3 ml ऑफ HA, कि जब आप 6 ml पे उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उसका जब आप HA के 3 ml ऐड कर चुके होंगे। एंड एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन इज B प्लस HA फॉर्मिंग BH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। दिस इज द रिएक्शन। अगर इसके इनिशियल मिलीमोल A होते, जितने भी होते A मिलीमोल, ये इनिशियल हैं, इफ दिस इज इनिशियल मिलीमोल, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इट विल बी लेफ्ट एज A/2, आधा बचेगा और ये आधा बन चुका होगा A/2। एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ अ बफर, ये बफर है, ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर हम बात करें कि बफर का कितना होगा POH, तो POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, दिस वन, या कॉन्जुगेट एसिड POH इज इक्वल टू, अगर हम हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। ये अच्छा, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं A/2, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड POH विल बी इक्वल टू PKB। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो आपको, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, जब ये 3 ml पे बात हो रही है तो द pH इज 11। At 3 ml addition it is given that pH is 11, तो POH will be equal to 3 at half equivalence point which is equal to PKB। ये टर्म हट जाएगी क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, दोनों के मोल्स बराबर होंगे, सो दिस टर्म विल बी 1, log 1 0 हो जाएगा एंड POH इज इक्वल टू PKB एंड PKB इज इक्वल टू 3। ये 3 हमें मिला है ग्राफ से, जो कि 3 ml पे बता रहा है कि y एक्सिस पे ये pH 11 है। सो दिस इज़ अबाउट, अगर आपने और किसी भी डेटा से करा, आप इस डेटा से कर नहीं सकते हैं क्योंकि इससे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में ही वो वीक बेस लिखा हुआ है। तो वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट कैलकुलेटिंग बाय दिस वन, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। लेट अस मूव फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। डाइल्यूट सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ से, और आई होप आप लोगों ने सबने ये सही करा ही होगा। दे आर सेइंग लिक्विड A एंड B आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं ऑल कंपोजिशन पे, और दोनों के हमें वेपर प्रेशर गिवन है मोल फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो डायरेक्टली राइटिंग द फॉर्मूला P ऑफ सोल्यूशन विच इज़ नथिंग बट P0A XA प्लस P0B XB। हमें 2 सॉल्यूशंस गिवन है, उनके वेपर प्रेशर गिवन है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं। पहले सॉल्यूशन का 0.3 और उसमें A का मोल फ्रैक्शन 0.25 है, तो P0A इंटू 0.25 प्लस P0B इंटू इट विल बी व्हाट 0.75, क्योंकि अगर A का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो B का मोल फ्रैक्शन 0.75 ही होगा। और अगर हम सेकेंड वाले की बात करें 0.4 इज इक्वल टू P0A, सेकेंड वाले में A का मोल फ्रैक्शन है 0.5 और B का मोल फ्रैक्शन भी हो जाएगा 0.5।
और दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन हैं, बाय दीज वी कैन सॉल्व पी नॉट ए और पी नॉट बी के लिए। यहाँ पर जो आंसर हमने पुट किए हैं वो बार में ही पुट करे हैं, तो हमारे पास जो पी नॉट ए पी नॉट बी निकल के आएंगे वो भी बार में ही आएंगे। सॉल्व करके देख लीजिए, पी नॉट ए कम्स आउट टू बी 0.6 बार एंड पी नॉट बी कम्स आउट टू बी 0.2 बार। ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। What is the vapor pressure of, they have asked for only B, तो B का vapor pressure आंसर कर दीजिए 0.2 बार, विच इज एग्जैक्टली यही आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर से। पहली चीज़ तो जो ग्राफ दे रखा है उसके बारे में बात करें कि डी नॉट कहाँ पर है। ये डी नॉट तब है जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। जो ग्राफ दिया हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पर ये इस तरीके का जो ग्राफ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ये बात हो रही है डी नॉट की, और यहीं पर हमसे ये ई नॉट पूछा गया है। मतलब जब वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं वो दोनों एटम्स, तभी पूछा गया है कि डी नॉट की ई नॉट की वैल्यू कितनी है। एट डी इक्वल टू डी नॉट दे आर आस्किंग ई इक्वल टू ई नॉट। और हमें रिपल्शंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है। वी डू नॉट हैव कंसिडर एनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। तो हमें बात करनी है सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की। अब अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 H एटम हैं। अगर हम बात करें कि H एटम की कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है H एटम, फर्स्ट वी आर टॉकिंग फॉर H एटम, देन वी विल टॉक फॉर H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल विल बी मेड अप ऑफ 2 H एटम्स। तो हमें जो H एटम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उससे डबल करना होगा। एज वी नो द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है उसका डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसकी ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी की बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है En इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, which is also equal to -2.18 into 10 raised to power -18 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ से हम दोनों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हर हाइड्रोजन एटम की इसकी डबल होगी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें एक हाइड्रोजन एटम के लिए, और जब हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करनी होगी तो हमें उसको डबल करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, या तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे या तो आप इससे दिस इज जूल, सॉरी दिस वन इज जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये जूल में था। हमें जो आंसर लाना है वो है किलो जूल पर मोल में। तो पहले तो हमें इसको किलो जूल में और फिर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस पार्ट से आंसर कर रहे हैं तो -13.6 इंटू 2, क्योंकि हम बात पोटेंशियल एनर्जी की कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इससे कन्वर्ट कीजिए जूल में। ये जूल में कन्वर्ट हुआ, किलो जूल में लेके जाना है तो वापस कीजिए 10 raised to power -3 और फिर मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो नंबर से। क्यों करिए? क्योंकि हमें आंसर लाना है किलो जूल पर मोल में। तो दैट इंटू 6.023 इंटू 10 raised to power 23, ये आंसर आएगा हमारा किलो जूल पर मोल में। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी -5242. This will come out to be -2621.2 किलो जूल पर मोल। अगर आपने कैलकुलेशन इससे करी है 2.18 इंटू 10 raised to power -18, जो कि बहुत स्टैंडर्डली हम ले लेते हैं ईदर दिस और दिस, अगर आप कैलकुलेशन सेकेंड पार्ट से करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी, इसका जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी -2626.03 किलो जूल पर मोल। Either this can be this or this can be this. One calculation is by electron volt per atom and the second calculation is by joule per atom. अगर आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो जूल को आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है और फिर उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि हमें बात H एटम की नहीं H2 मॉलिक्यूल की करनी है, तो फॉर H2 मॉलिक्यूल अगर आप फाइनली आंसर करेंगे तो फाइनल आंसर होगा H2 मॉलिक्यूल की जो E नॉट वैल्यू होगी, E नॉट, that will be equal to the double of these values
और डबल अगर आप यहाँ से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचेंगे, और इस जूल से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचेंगे. सो देयर हैज़ टू बी अ रेंज. यहाँ पर हमें रेंज, क्योंकि कोई भी बच्चा इससे भी कैलकुलेशन कर सकता है और इससे भी कैलकुलेशन कर सकता है, दोनों कैलकुलेशन सही ही हैं. तो देयर विल बी अ रेंज ऑफ द आंसर दैट वुड बी, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डबल होगा, दैट गोज टू 52 माइनस 5242.40 से लेके इससे जो आंसर आएगा दैट विल बी 5252.06 माइनस. इट कैन बी द आंसर बाय दिस वन 5252.06, और इससे जो आंसर आने वाला है वो इसका डबल है. डबल क्यों करा गया है? डबल इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ से जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो एक H एटम की मिलेगी, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर H2 मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल के लिए हमें 2 H एटम्स को लेना पड़ेगा. यहाँ पे डबल इसलिए कर रखा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है. सो देयर वॉज कैलकुलेशन इन्वॉल्व, ऑल्सो देयर वॉज टू बी सीन कि हमें पूछा क्या जा रहा है. द कॉन्सेप्ट वॉज टू गेट द क्वेश्चन. After getting the question, it was not so difficult, but what they want the answer, that was the thing in this question. They are asking the E naught value at this particular point where the hydrogen atoms are separated from each other. पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं. इसमें उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग सीक्वेंस में दे रखा है बेटा, P से Q बनाना है और डेंसिटी दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, बाकी सबके मास दे रखे हैं. तो देखते हैं P में उन्होंने क्या कहा बेटा. सबसे पहले एनिलीन लिया, पहले रिएक्शन करा लेते हैं, फिर इसका ग्राम में वेट निकाल लेंगे. NaNO2HCl फेवरेट रिएक्शन है IIT की. यहाँ पर आपको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आपने बीटा नेप्थॉल के साथ कराई तो ये एजोडाई फॉर्मेशन है बेटा. आपको पता हो कि जब भी कभी एजोडाई फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद ग्लेशियल एसिटिक एसिड के क्रिस्टल्स के साथ उसको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है. तो वो थर्ड स्टेप में उन्होंने वही दे रखा है. कुछ बच्चे हो सकता है गलती से वहाँ पर एस्टरिफिकेशन करा गए हों, जबकि ऐसा नहीं होगा. ये रिएक्शन यहीं रुकेगी और बाकी वो तो नेक्स्ट स्टेप में ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में सिर्फ धोया जाता है. ये हो रही है रिएक्शन N डबल बॉन्ड N PH के साथ. तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है बेटा. तो ये Q बना आपका, ठीक है. अब हम लोग अगर बात करेंगे तो अब शुरू करते हैं. जो P से Q बना है उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी यील्ड 75% है. तो सबसे पहले तो जो P की डेंसिटी दी है उन्होंने 1 ग्राम पर मिलीलीटर दी है और वॉल्यूम दिया है बेटा 9.3 मिलीलीटर. तो मास ऑफ एनिलीन कितना हो गया ये आपको पता है, 193 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 9.3 ग्राम. इसके मोल निकाल लो, कितने मोल हैं बेटा. मोल ऑफ एनिलीन 9.3 डिवाइडेड बाई 93 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है. तो हमको क्या मिला बेटा, 0.1 मोल हमको मिल गया एनिलीन. अब जो 0.1 मोल है इसका अगर हम 100% यील्ड मानते तो इसका 0.1 मोल मिलता बेटा. लेकिन उन्होंने कितने परसेंट यील्ड लिया है, उन्होंने 75. तो मोल्स ऑफ Q कितने बने होंगे, 0.1 का भी 75%, जो आएगा आपका 0.075 मोल ऑफ दिस. तो मास ऑफ Q क्या होगा, मास ऑफ Q जो हमको मिल रहा है दैट इज 0.075 मल्टीप्लाइड बाई 248, इसका मॉलिक्यूलर मास दैट कम्स अराउंड 18.6 ग्राम. दिस इज द राइट आंसर. बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए. थर्मोडायनेमिक्स का एक आई विल से मॉडरेट सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत. आई होप ये भी आपका ठीक हुआ होगा. टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैसेटराइड बाय रिडक्शन विद कोक. तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन लिखें, SnO2 कैसेटराइड जब रिड्यूस होता है फॉर्मिंग टिन
plus CO2 as the information of the question is saying CO2 बनेगा. Now what they are saying, सबके डेल्टा HF दे रखे हैं, एंट्रोपीज दे रखी है और पूछा है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिडक्शन विथ ऑफ कैसिटरेट बाय कोक विल टेक प्लेस. वी नो फॉर द रिएक्शन टू अकर डेल्टा G नॉट शुड बी लेस देन 0. तो हमें बस इसका डेल्टा G नॉट निकालना है और उसे लेस देन 0 करके हमें टेम्परेचर मिल जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम निकालें डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन. डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट इज समेशन ऑफ डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट. नाउ प्रोडक्ट में जहाँ तक बात है 10 का 0 हो जाएगा क्योंकि अपनी रेफरेंस स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है. तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 माइनस इधर कार्बन का 0 हो जाएगा, दैट इज अपनी एलिमेंटल स्टेट में है. वैसे तो हमें पता है ये बात कि ग्रेफाइट का 0 होता है, बट बिकॉज इट इज नॉट गिवन वी विल हैव टू टेक इट एज अ 0 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2. तो इन दोनों की कैलकुलेशन से हमें मिलेगा रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट दैट कम्स आउट टू बी, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 187 किलो जूल पर मोल बाय द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ डेल्टा S नॉट ऑफ रिएक्शन ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही, दैट इज एंट्रोपीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट. जो भी गिवन है प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा, एंट्रोपी ऑफ Sn प्लस एंट्रोपी ऑफ CO2 ये आएंगे दोनों प्रोडक्ट में, माइनस एंट्रोपी ऑफ SnO2 सॉलिड प्लस एंट्रोपी ऑफ कार्बन. इन सबको पुट कर दीजिए. क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज गिवन थी एंड यू विल बी एबल टू गेट इट इज 200. ये आ रहा है जूल में, ये तो किलो जूल में है, ये जूल में है, पर मोल केल्विन. एंड डेल्टा G नॉट हमें लेस देन 0 करना ही है. डेल्टा G नॉट लेस देन 0 दैट गिव्स यू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट शुड बी लेस देन 0. एंड बाय पुटिंग द डेल्टा H नॉट वैल्यू एंड डेल्टा S नॉट वैल्यू, वो ध्यान रखिएगा कि ये किलो जूल में है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. दिस इज इक्वल टू 187 इंटू 1000 जूल पर मोल. इसको पुट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट द टेम्परेचर एंड यू विल बी एबल टू गेट द टेम्परेचर शुड बी 935 केल्विन. और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात हो तो द आंसर इज 935 केल्विन. सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन था और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और दैट वाज द थिंग. मूविंग फर्दर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन. दिस वन व्हाट दे आर सेइंग, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन पता है, H2S की कॉन्सेंट्रेशन पता है एंड वी हैव टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS. We know to prevent precipitation of ZnS, किसी के भी precipitation को prevent करने के लिए what we say, KSP must be equal to QIP, इधर तो लेस देन और इक्वल टू. एक्चुअली हम लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू मान के सॉल्व करते हैं, बट अगर Q इज लेस देन और इक्वल टू द KSP देन द प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर. और QIP विच इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड. KSP की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, तो वी कैन गेट दिस वन. KSP इज इक्वल टू 1.25 10 raised to power minus 22 is equal to the zinc concentration was 0.05 and we'll be able to get the concentration of sulfide. The sulfide ion concentration which comes out to be 25 into 10 raised to power minus 22 m. This is the मैक्सिमम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. इससे ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड इतनी या इससे कम होनी चाहिए. ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा होते ही ZnS का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. नाउ यू आर गिवन विथ K नेट ऑफ H2S. K नेट का मतलब हुआ K1 इंटू K2. अगर हम K1 इंटू K2 करके लिखेंगे सो दैट इज H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू सल्फाइड अपॉन H2S. ये K नेट है विच इज K1 इंटू K2 ऑफ H2S. यहाँ से K नेट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी विच इज 10 raised to power minus 21. H पॉजिटिव निकालना है हमें, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल चुके हैं 10 raised to power minus 22 डिवाइडेड बाय द H2S कॉन्सेंट्रेशन विच इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन 0.1 m.
यहाँ से हम H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन will come out to be 1/5 which is equal to 0.2 m. ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? ये है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर H प्लस इससे और कम हो गया, आप यहाँ से सोचिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर हमने H प्लस को कम करा दिया तो सल्फाइड आयन बढ़ जाएगा. हमें सल्फाइड आयन रखना है, ये मैक्सिमम है, यानी सल्फाइड आयन होना चाहिए इतना या इससे कम. और अगर सल्फाइड आयन इतना या इससे कम होना चाहिए तो H पॉजिटिव आयन होना चाहिए इससे ज़्यादा, इतना या इससे ज़्यादा. अगर H पॉजिटिव आयन इतना या इससे ज़्यादा होगा तो सल्फाइड कम रहेगा, और जैसे ही H पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा, इन दैट केस द सल्फाइड आयन concentration will increase and the precipitation of ZnS will occur. So to prevent the precipitation of ZnS, the minimum sulfide ion concentration required is 0.2 m.